मैं एसपी शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक ले रहे हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी 300 रियासतों में बटा हुआ था, 300 राज्यों में बटा हुआ था। नेपोलियन जर्मनी की ताकत को नष्ट करना चाहता था, समाप्त करना चाहता था। इसलिए नेपोलियन ने 39 राज्यों का संघ बनाया। अप्रत्यक्ष रूप से नेपोलियन ने जर्मनी के एकीकरण करने में मदद दी और 39 राज्यों का जो है संघ बना। उसका अध्यक्ष जो है ऑस्ट्रिया को बनाया गया। इसलिए जर्मनी में पहली बार राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय हुआ। लोग एकता के सूत्र में बंधे। यह नेपोलियन का न चाहते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से योगदान था। 1815 से 1850 तक ऑस्ट्रिया की प्रधानता रही इस संघ पर। इसके बाद में अपन चलते हैं विलियम प्रथम, जो कि प्रसा का शासक था, प्रसा का सम्राट था। इसका जीवन काल 1861 से 1888 ईस्वी तक रहा। प्रसा एक अच्छा शासक था। वह उदारवादी लोगों को नफरत की दृष्टि से देखता था। वह शत्रु था उनका। वह प्रसा को ताकतवर बनाना चाहता था और वह चाहता था कि प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो। इसलिए विलियम प्रथम ने प्रसा को ताकतवर बनाने के लिए सैनिक शक्ति को बढ़ाने का निर्णय लिया। लेकिन सैनिक शक्ति बिना धन के नहीं हो सकती थी। इसलिए धन की मंजूरी प्राप्त करने के लिए निम्न सदन में प्रस्ताव पारित होना आवश्यक था। निम्न सदन में उदारवादियों का बहुमत था। इसलिए निम्न सदन में वह इस प्रस्ताव को पारित नहीं करा पाया और मार्च 1862 को संसद को भंग कर दिया गया। उनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। चुनाव करवाए गए लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि उदारवादियों का पुनः इसमें बहुमत हो गया। इसलिए जो युद्ध मंत्री थे वान रून, उन्होंने सलाह दी प्रसा के शासक विलियम प्रथम को कि जो बिस्मार्क हैं उनको बुलाया जाए प्रसा में। बिस्मार्क जो थे फ्रांस में प्रसा के राजदूत थे और बहुत ही साहसी और अच्छे कूटनीतिज्ञ माने जाते थे। इसलिए वान रून ने प्रसा के शासक को सलाह दी कि आप बिस्मार्क को बुला लें। बिस्मार्क को बुलाया गया और सितंबर 1862 को बिस्मार्क को चांसलर बना दिया गया, अर्थात प्रसा का प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन समस्या वही थी सेना के संगठन के लिए कि निम्न सदन से जो है प्रस्ताव पारित करवाना था। निम्न सदन में बहुमत उदारवादियों का था, लेकिन बिस्मार्क ने कोई परवाह नहीं की और सेना का पुनर्गठन करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए निम्न सदन से वह प्रस्ताव पारित न करवा करके उच्च सदन से करवा लिया और बिस्मार्क को धन प्राप्त हो गया और वह धन उसने अपनी सेना का पुनर्गठन करने में लगाया। हालांकि उच्च सदन से प्रस्ताव पास करवाना असंवैधानिक था, लेकिन बिस्मार्क अपने प्रसा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था और इसलिए उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई।
कि अगर देश के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो उसे करना चाहिए, क्योंकि उसका मानना था कि प्रशा का भविष्य सैनिक शक्ति पर टिका हुआ है। केवल भाषण देने से या उदारवादी सोच रखने मात्र से ही जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। उसके लिए ताकत बढ़ानी होगी, सैनिक शक्ति बढ़ानी होगी। इसलिए प्रशा की सेना का पुनर्गठन करने का काम किया और देखते ही देखते प्रशा की सेना पूरे यूरोप में शक्तिशाली बन गई। अब बिस्मार्क ने सैनिक शक्ति बढ़ा ली। अब वह अब जो राज्य थे उनको मित्र बनाना चाह रहा था। कौन कौन से राज्य? रूस है, फ्रांस है, इटली है। देखिए, बिस्मार्क बहुत ही अच्छा कूटनीतिज्ञ था और वह जानता था कि जब तक ऑस्ट्रिया को पराजित नहीं किया जाता है तब तक वह जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकता और इसके लिए उसे जो है समझौता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रूस के साथ में उसने समझौता किया और वह उसको अवसर भी मिला कि 1863 में पोलैंड ने रूस के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह में इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया ने पोलैंड के प्रति सहानुभूति दिखाई, लेकिन बिस्मार्क की जो है दूरदर्शी सोच का था। बिस्मार्क ने इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया की तरह जो है समर्थन नहीं दिया, बल्कि उसने रूस का समर्थन किया। इसलिए रूस जो है प्रशा का मित्र बन गया। तो सबसे पहले रूस से मित्रता दिखाई बिस्मार्क ने। दूसरा, फ्रांस के साथ में समझौता किया और नेपोलियन को तटस्थ रहने के लिए मना लिया कि अगर भविष्य में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में युद्ध होता है तो फ्रांस तटस्थ रहेगा, युद्ध में भाग नहीं लेगा। और नेपोलियन बिस्मार्क की बात को मान गया। वो शायद इसलिए मान गया कि युद्ध होने के बाद में फ्रांस को भी कुछ क्षेत्र मिल जाएंगे। इसलिए जो है नेपोलियन यह आशा रखता था कि शायद कुछ क्षेत्र उसको मिल जाए, इसलिए तटस्थ रहने का वादा कर दिया बिस्मार्क के साथ। इसके बाद में इटली के साथ में समझौता किया। इटली के एकीकरण में एक समस्या थी वेनेशिया, इसलिए इटली को चाहिए था वेनेशिया। तो बिस्मार्क ने इटली को ये लालच दे दिया कि अगर जर्मनी का एकीकरण होता है या ऑस्ट्रिया के साथ में युद्ध होता है तो वह वेनेशिया इटली को दे देगा। इसलिए रूस, फ्रांस और इटली इन तीनों के साथ में उसने समझौते किए और इनको अपना मित्र बना लिया। एक और देश है इंग्लैंड। बिस्मार्क ये जानता था कि इंग्लैंड अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझा हुआ है, इसलिए वह कभी भी युद्ध में भाग नहीं लेगा। इसलिए इंग्लैंड के साथ में कोई समझौता नहीं किया। इसके बाद में अपन चलते हैं, जो प्रथम चरण शुरू होता है डेनमार्क के युद्ध के साथ से। डेनमार्क के साथ युद्ध में अपन पहले देख लेते हैं। उसमें दो रियासतें थी, एक स्लेस्विक और दूसरी हॉलस्टाइन। स्लेस्विक जो रियासत थी उसमें 50% जर्मन और 50% डच जाति के लोग थे और हॉलस्टाइन में जर्मन जाति के लोग थे, अर्थात सारे जो हैं जर्मन जाति के ही थे। सन 1852 ईस्वी में लंदन में सम्मेलन बुलाया गया इस समस्या के लिए। कौन सी समस्या? स्लेस्विक और हॉलस्टाइन। और इस सम्मेलन में ये तय हुआ कि स्लेस्विक और हॉलस्टाइन दोनों क्षेत्रों पर डेनमार्क का अधिकार रहेगा, लेकिन डेनमार्क कभी भी इन पर अधिकार नहीं कर पाएगा या डेनमार्क कभी भी इन क्षेत्रों को अपने अंदर मिला नहीं पाएगा। ये जो है इस सम्मेलन में तय किया गया। 1863 ईस्वी में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम ने मार्च 1863 में नया संविधान बनाया। अर्थात फ्रेडरिक सप्तम ने इन दोनों क्षेत्रों को, स्लेस्विक और हॉलस्टाइन दोनों क्षेत्रों को डेनमार्क में शामिल कर लिया, नया संविधान बना लिया। इसलिए इसकी आलोचना होना भी स्वाभाविक था। इसलिए प्रशा के शासक ने इसकी आलोचना की और इसको गलत बताया।
नवंबर 1863 में क्रिश्चियन नवम शासक हुआ, उसने भी इस संविधान की पुष्टि कर दी, इसलिए और अधिक जो है आलोचना हुई। जनवरी 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ में समझौता किया। देखिए, बिस्मार्क ये जानता था कि डेनमार्क को अगर हराना है तो किसी बाहरी ताकत की सहायता लेना जरूरी है, इसलिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ में समझौता किया और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। किसे? डेनमार्क। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि अगर आप दोनों रियासतों को जो है मुक्त नहीं करते हैं, दोनों क्षेत्रों को मुक्त नहीं करते हैं, अपने संविधान में संशोधन नहीं करते हैं, तो 48 घंटे के बाद में आपको युद्ध का सामना करना पड़ेगा। अब डेनमार्क को ये आशा थी कि इंग्लैंड उसका साथ देगा, इसलिए डेनमार्क ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह तैयार बैठा था कि शायद इंग्लैंड जो है उसकी सहायता करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फरवरी 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों की सेना ने मिलकर के डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया और डेनमार्क की इसमें हार हो गई। हारने के बाद में गेस्टाइन समझौता हुआ 14 अगस्त 1865 ईस्वी में, और इस गेस्टाइन समझौते में स्लेस्विग प्रसा के पास में आ गया। ये भी बिस्मार्क की एक कूटनीति थी। बिस्मार्क यही चाहता था कि जो स्लेस्विग है वो प्रसा के पास में चला जाए। क्यों चला जाए? क्योंकि इसमें 50% जर्मन जाति हैं और 50 डच हैं, और बाकी जो होल्स्टाइन है उसमें सारे जर्मन जाति हैं, कभी भी जो है उसको मिलाया जा सकता है। दूसरा, होल्स्टाइन जो है वो उसके पास का जो है क्षेत्र है, उसकी सीमा का क्षेत्र है, इसलिए कभी भी उस पर जो है आक्रमण करके या विद्रोह करके उसको मिलाया जा सकता है। इसलिए बिस्मार्क को जो है ये फायदा हुआ। और इसके बाद में होल्स्टाइन जो है ऑस्ट्रिया के पास में आ गया और लावेनबुर्ग को जो है प्रसा ने पैसे दे करके खरीद लिया, और इस प्रकार से जो है पहली बार या प्रथम चरण में जर्मनी का एकीकरण हुआ और स्लेस्विग और लावेनबुर्ग जैसे क्षेत्र वो प्रसा के पास में आ गए। प्रसा की ताकत और ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद में दूसरे चरण की अपन बात करते हैं। दूसरे चरण में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया और 3 जुलाई 1866 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की हार हो गई और ऑस्ट्रिया को भी बिस्मार्क ने पराजित कर दिया। लेकिन उसके साथ में जो है उदारता का व्यवहार किया। वह चाहता तो पूरी तरीके से पराजित कर सकता था, लेकिन बिस्मार्क ये जानता था कि किसी से इतनी ज़्यादा शत्रुता नहीं रखनी चाहिए कि वह हमेशा के लिए उसका शत्रु बन जाए, इसलिए उदारता का व्यवहार किया। तीसरा चरण है फ्रांस के साथ में युद्ध। तो फ्रांस के साथ में युद्ध करने का कारण बना हॉलैंड का शासक। हॉलैंड का जो शासक था उसने फ्रांस को ये कह दिया कि उसके पास में जो क्षेत्र हैं लक्सेमबर्ग वो मैं दे दूंगा। वह तैयार हो गया हॉलैंड का शासक, क्योंकि फ्रांस भी अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता था, क्योंकि प्रसा जो है निरंतर अपनी ताकत बढ़ा रहा था, ऑस्ट्रिया जैसे मजबूत देशों को पराजित कर रहा था, इसलिए फ्रांस चाहता था कि वह भी क्षेत्रों को बढ़ाए। इसलिए हॉलैंड के शासक से बात की और लक्सेमबर्ग को खरीदने की बात की। हॉलैंड का शासक तैयार हो गया, लेकिन जर्मनी के जो लोग थे वो नाराज हो गए और अंत में जो है हॉलैंड के शासक को ये बात भी कैंसिल करनी पड़ी। इसके बाद में 1868 ईस्वी में इसाबेला का विद्रोह हो गया और उसको हटा दिया गया। लियोपोल्ड को शासक बनाने का निर्णय लिया गया और ये माना गया फ्रांस में कि जो लियोपोल्ड हैं वो विलियम प्रथम का संबंधी है, इसलिए जब लियोपोल्ड जो है शासक बन जाएगा तो
प्रसा की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए इसका विरोध किया गया। और नेपोलियन के राजदूत, ये जो नेपोलियन है ये नेपोलियन तृतीय हैं, नेपोलियन के राजदूत ने विलियम की से बात की और जो है राजदूत ने सारी जो बातचीत है उसको तार के द्वारा संक्षिप्त करके बिस्मार्क के पास में भेज दिया। लेकिन बिस्मार्क जो है अब इस समस्या में पड़ गया कि ये तो जो है इसका हल निकल जाएगा और युद्ध नहीं होगा तो फ्रांस को कैसे जीतेगा। इसलिए जो भी उसके पास में जो बातचीत हुई उसके शब्दों को बिना बदले उसने संक्षिप्त उसको कर दिया और इस प्रकार से जो है कर दिया कि मानो कि फ्रांस युद्ध की चेतावनी दे रहा हो, और वो जो है प्रकाशन अखबारों में करवा दिया। इसलिए फ्रांस के लोगों में भी जो है एक प्रसा के विरुद्ध विद्रोह की भावना हो गई, प्रसा के लोगों में भी जो है फ्रांस के विरुद्ध विद्रोह की भावना हो गई और युद्ध होना तय हो गया। बिस्मार्क बड़ा खुश हुआ, वह युद्ध चाहता था फ्रांस के साथ में और जो है उसका सपना साकार हुआ। 15 जुलाई 1817 को युद्ध की घोषणा हुई और उसके बाद में जो है फ्रांस की भी हार हो गई और फ्रैंकफर्ट की जो है संधि हुई और इस प्रकार से जो है तीसरा चरण जो है कंप्लीट हुआ और इसमें जो है बिस्मार्क की भूमिका रही। इसमें 26 जनवरी 1871 को यह संधि हुई फ्रैंकफर्ट की। लारेन का क्षेत्र प्रसा को मिल गया। इसके साथ में ही 20 करोड़ की रकम भी जो है फ्रांस को चुकाने की शर्त रखी गई और अप्रैल 1871 में नए विधान की जर्मनी में घोषणा कर दी गई और इस प्रकार से बिस्मार्क की कूटनीति, उसकी बुद्धिमानी, उसकी चालाकी से जर्मनी का एकीकरण हुआ। आज ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।